हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ आए हैं और फरवरी में एग्जाम है यूजीसी नेट का, जिसको देखते हुए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग को नेट या जेआरएफ लेना है, अचीव करना है, तो प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हार कर भी जीत जाओगे अगर अपनी गलतियों से सीख जाओगे। देखिए, ये इतना अच्छा कोटेशन है कि अगर आप अपनी ही गलतियों से हमेशा सीखते रहे, कुछ न कुछ नया सीखते रहे, तो कभी भी हारेंगे नहीं। हर हार में भी जीत होगी और एक दिन जीत तो निश्चित है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखते हैं और जो भी गलतियां होती हैं हर प्रैक्टिस सेशन में, उस गलतियों को देखते हैं कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, हमारी कमजोरी कहाँ है, और उस कमजोरी को हम जो है अगले दिन पढ़ के उसको मजबूत करके, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वर्ग की अपनी परिभाषा में जीवन के अवसरों की धारणा को किसने सम्मिलित किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं आप खुद ही आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है वर्ग मतलब क्या होता है? क्लास की जो अवधारणा किसने दी? इसमें इन चारों थिंकर में क्लास की अवधारणा किसने दी है? हम आंसर देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लास की अवधारणा देते हैं वेबर, और इन्होंने क्लास की अवधारणा देते हुए अवसरों के, जीवन के अवसरों की बात की है। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पार्सन्स ने संस्थाकरण को किस रूप में देखा है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पार्सन्स ने संस्थाकरण को किस रूप में देखा है? दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये आपके सामने चार ऑप्शन है और नीचे कोड दिया हुआ है, आप कोड के सहारे आंसर देंगे। तो पहली बात तो हम संस्थाकरण की बात करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पे समझने का। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये लिखा है संस्थाकरण। पहली बात समझेंगे, संस्थाकरण, करण जहां लग जाता है तो करण का मतलब ही होता है प्रोसेस, मतलब चीजें खत्म नहीं हुई, चीजें अभी चल रही हैं, तो प्रोसेस। पहली चीज हमें निकल के चला आया, प्रक्रिया तो है ही। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज होता है, पार्सन्स ने संरचना बताया है। पार्सन्स ने संस्थाकरण को किस रूप में देखा है? संरचना और प्रक्रिया के रूप में देखा है। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता लाती है। मतलब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था में कैसी गतिशीलता लाती है? आंसर आपके सामने है। आप जानते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। तो हमारे एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है और ये कहते हैं जब निम्न जाति उच्च या द्विज जाति की संस्कृतियों को फॉलो करते हुए उनकी तरह कार्य करती है और उनकी तरह बनने का प्रयास करती है तो उसे क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण। हाँ, तो हम ये चार ऑप्शन आपके सामने देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पोजिशनल चेंज। एम.एन. श्रीनिवास जो है संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है और ये कहते हैं जो है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से पोजिशनल चेंज होता है, अर्थात निम्न जाति खुद को उच्च जाति में परिवर्तित करती है। चलिए हम एक क्वेश्चन हम यहाँ आपके सामने छोड़ के जाएंगे और इसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे इसमें उसके साथ साथ और भी सारे क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन की डिटेल, इससे क्वेश्चन यहाँ पे 30-35 जो भी क्वेश्चन होंगे उसके साथ साथ इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन का समुच्चय मिल जाएगा जिससे आप बेहतर कर सकेंगे और आपकी अपनी तैयारी को जो है बहुत बेहतर बना सकेंगे। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। भूमिका विन्यास किसे कहते हैं? भूमिका विन्यास क्या है?
यह है आपके सामने ऑप्शन। एक विशिष्ट भूमिका है, एक दी हुई परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का संकलन है, या एक व्यक्ति द्वारा संपन्न की जाने वाली समस्त भूमिकाएं। चौथा ऑप्शन नीचे है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन में से ही एक हो जाएगा आपका। तो देखिए भूमिका विन्यास क्या है? भूमिका विन्यास है एक दी हुई परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का संकलन। ठीक, किसी एक कोई एक भूमिका है, उसी उसके कोई एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति से संबंधित कई भूमिकाएं भूमिका विन्यास कहलाती है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल मॉडल की अवधारणा किसने दी है? रोल मॉडल की बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको जो है कि सम्मिलित हैं। रोल मॉडल की अवधारणा, रोल मॉडल की अवधारणा कौन देता है? तो जाहिर सी बात है, रोल मॉडल की अवधारणा कौन देते हैं? मॉर्टन देते हैं। मॉर्टन ने जो है कि रोल मॉडल को बताया है। मॉर्टन ने संदर्भ समूह को बताते हुए रोल मॉडल की अवधारणा देते हैं। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा दी है, संदर्भ समूह की अवधारणा दी है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, जो है कह रहा है जातियां अंतर्विवाही होती हैं। कारण क्या है? अपनी जाति से बाहर विवाह करने वालों के संरक्षण के लिए कानून बने हैं। तो ऑप्शन, तो ये क्या होगा? जो कथन है वो तो सही है, जातियां अंतर्विवाही होती हैं। जाति की विशेषता ही यही होती है कि जाति अपने ही जाति में विवाह को जो है कि मान्यता प्रदान करती है, अपने जाति के बाहर विवाह को निषेध मानती है। तो ये क्वेश्चन ये सही होगा। कारण दिया अपनी जाति से बाहर विवाह करने वालों के लिए संरक्षण कानून प्राप्त करता है। तो 1954 में विशेष विवाह अधिनियम पारित करके जो है अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए जो है बहिर्विवाह को जो है अनुमति प्रदान हुई है। ठीक, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन क्या इसकी व्याख्या करता है? तो व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में। तो अगर हम जो है चारों ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सही होंगे? तो सोरोकिन हमारे सही हो जाएंगे। सोरोकिन ने जो है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की बात की है और ध्रुवीकरण के सिद्धांत बताए हैं। ये सीमाओं का भी सिद्धांत बताते हैं सोरोकिन। ठीक, ऑकबर्न के बारे में अगर जानेंगे तो ऑकबर्न क्या बताते हैं? संस्कृत को 2 भागों में बांटते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ठीक, ऑकबर्न ही जो है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा देते हैं। ठीक, कल्चरल लैग। और किंग्सले डेविस को आप जानते हैं, किंग्सले डेविस प्रकारवादी है। चलिए हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूंजीपतियों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? पूंजीपतियों के बीच जो प्रतियोगिता होती है उससे सामाजिक परिवर्तन होता है, ये कौन कहा है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, मार्क्स। क्योंकि प्रतियोगिता और संघर्ष की बात कौन करते हैं? मार्क्स ही करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। विश्व व्यवस्था विश्लेषण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यवस्था विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन का मॉडल है? विश्व व्यवस्था विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया सामाजिक परिवर्तन का मॉडल है? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये किसने दिया है? तो वेलेस्टीन ने दिया है, इमैनुअल वेलेस्टीन। तो इमैनुअल वेलेस्टीन जो है विश्व व्यवस्था सिद्धांत की जो है थ्योरी दी है और इन्होंने जो है इंटरडिपेंडेंसी की बात की है। ठीक, आत्मनिर्भर जो है इन्होंने जो है कि अंतर्निर्भरता की बात की है। ये कहते हैं ये जो है केंद्र, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी की बात करते हैं। ठीक,
ये क्या किस चीज की बात करते हैं? कैन, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी की बात करते हैं। ठीक, और आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। प्राकृतिक प्रवण तथा विभेदीकरण के नियम किससे संबंध है? प्राकृतिक प्रवण तथा विभेदीकरण के नियम किससे संबंधित है? तो यह है आपके सामने चारों ऑप्शन। किससे संबंधित है? उद्विकास से। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण अर्थात फॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल सोशल कंट्रोल का जो है अभिकरण क्या है? एजेंसी क्या है? तो क्या है? वो है राज्य। और इनफॉर्मल, ये क्वेश्चन पूछता है, इनफॉर्मल जो है सोशल कंट्रोल के जो है अभिकरण एजेंसी क्या है? परिवार, धर्म और पड़ोस जो है। ठीक, फॉर्मल क्या है? राज्य हो गया, कानून हो गया, ये जो है कि फॉर्मल हो गए, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। चलिए हम आगे देखते हैं। अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वो प्रतिपादित करते हैं सोरोकिन। ठीक, सोरोकिन जो है सोशल कल्चरल चेंज की बात करते हैं। इनकी पुस्तक है सोशल कल्चरल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। क्यों हम सामाजिक नियंत्रण करना चाहते हैं? सामाजिक नियंत्रण, समाज पे हम नियंत्रण पाना क्यों चाहते हैं? उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है मानकीय अनुरूपता, अर्थात हम नियम को फॉलो कराने के लिए, मूल्यों को फॉलो कराने के लिए और एक मूल्यों में समानता लाने के लिए जो हम नियंत्रण लाना चाहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनांगीय संक्रमण के विचार को किसके द्वारा लागू किया गया? ये क्वेश्चन, इसमें जो है 2 क्वेश्चन है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, सबसे पहले जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित कौन किया था? प्रतिपादित किए थे थॉमसन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? लागू किसने किया? तो लागू किया नॉटेस्टीन ने। जनांगीय संक्रमण जो है सबसे पहले प्रतिपादित कौन किया था? थॉमसन ने। और लागू किसने किया? तो नॉटेस्टीन ने। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम समझ लेंगे जनांगीय संक्रमण होता क्या है। ठीक, यहाँ हम एक फिगर दी हुई जनांगीय संक्रमण को। जनांगीय संक्रमण जो है समय के अनुसार जो है जनसंख्या में वृद्धि और कमी को जो है, जन्म दर और मृत्यु दर में कमी और वृद्धि को ही जनांगीय संक्रमण कहते हैं। ठीक, हम देखेंगे यहाँ 3 अवस्थाएं दी हुई हैं। ठीक, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। 3 अवस्थाओं में बात करते हैं थॉमसन जो है जनांगीय संक्रमण को। और ये बताते हैं प्रथम अवस्था में ये होता है कि जब आदिम काल में, या उसको हम कह सकते हैं अविकसित समाजों में, जो है मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत ज्यादा होता है और जनसंख्या संतुलन होता है। ठीक, यहाँ जो है उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होता है प्रथम अवस्था में। फिर विकासशील समाजों में क्या होता है? विकासशील समाजों में जो होता है वो सेकेंड अवस्था, सेकेंड स्टेज होता है, जहाँ चिकित्सा और साइंस की सुविधा बढ़ने के कारण जो है मृत्यु दर में तो कमी पाई जाती है, लेकिन जन्म दर बहुत तेज बढ़ता है। जैसे अगर हम देखें भारत, चाइना, ऐसे जो विकासशील जो देश हैं, वहाँ जनसंख्या के बीच गैप बहुत ज्यादा होता है, मृत्यु दर और जन्म दर के बीच जो है गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक, और तृतीय अवस्था क्या होता है? तृतीय अवस्था विकसित देशों की बात करता है और ये कहता है कि जागरूकता और टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सुविधा जो है कि जीवन स्तर ऊंचा होने के कारण जनसंख्या नियंत्रण भी होता है, जन्म दर भी नियंत्रण होता है और मृत्यु दर भी नियंत्रण होता है। फिर जो है जनसंख्या एक समान हो जाता है। ठीक, आई होप ये चीज अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज समझ में आया हो आपको और ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिकीकरण की प्राविधिकीय परिभाषा किसने दी? प्राविधिकीय का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल जो है परिभाषा किसने दी है? तो ये किसने दी है? मैरियल जे लेवी ने आधुनिकीकरण की टेक्निकल परिभाषा दी है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्पेंसर का समाजशास्त्र उसकी सार्वभौमिक ... की अवधारणा पर आधारित है। किसकी अवधारणा पर आधारित है? स्पेंसर किसकी अवधारणा देते हैं? स्पेंसर उद्विकासवादी है, उद्विकास की अवधारणा देते हैं। ठीक, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिक कारकों का सामाजिक परिवर्तन प्रभाव है। प्रौद्योगिक कारकों से सामाजिक परिवर्तन पे कैसा प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, खुद को जो है एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं इसमें। इसका ऑप्शन नंबर ए है, अधिक प्रत्यक्ष कम परोक्ष। ठीक, सामाजिक परिवर्तन जो आया है वो डायरेक्ट जो है बहुत ज्यादा दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से बहुत समाज को परिवर्तन बहुत तेज करता है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, प्राथमिक विचलन क्या होता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है प्राथमिक विचलन क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वह व्यवहार जो सामाजिक नियम को तोड़ता है किंतु उसे दंड नहीं मिलता है, इसको कहते हैं प्राथमिक विचलन। ठीक, प्राथमिक विचलन की अवधारणा भी पूछता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुशस्तियां होती हैं। अनुशस्तियां क्या होती हैं? अनुशस्ति का इंग्लिश होता है सैंक्शन। सैंक्शन क्या होता है? तो देखिए, सैंक्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। जो सैंक्शन होता है वो सकारात्मक होता है और नकारात्मक सकारात्मक सैंक्शन जो होता है उसमें क्या कहते हैं कि कुछ न कुछ गिफ्ट का प्रावधान होता है और नकारात्मक सैंक्शन में दंड का प्रावधान होता है। ठीक, चलिए हम ऑप्शन नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, प्रतिमानहीनता का उपचार औद्योगिक समाज की वर्तमान संरचना के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जाता है। इस विचार को इंगित करें उस विचार को इंगित करें जिसने यह व्यक्त किया था, उस विचारक को। चलिए हम देखते हैं, ये प्रतिमानहीनता का उपचार औद्योगिक समाज की परिवर्तन वर्तमान संचार के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जाता है। ये जो है किसका कथन है? तो प्रतिमानहीनता की बात कौन करता है? प्रतिमानहीनता की बात करते हैं दुर्खीम। सबसे पहले प्रतिमानहीनता की बात कौन करता है? दुर्खीम। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, मर्टन के सिद्धांत में जन्मजात खोने वाला जो सफलता के अभाव में ईमानदार बना रहता है को कहा जाता है। तो मर्टन जो एनोमी की अवधारणा देते हैं उसमें कहते हैं जन्मजात खोने वाले का मतलब है कि हमेशा जिसका घाटा होता हो वो भी अगर ईमानदार रहता है तो क्या कहलाता है? आप आंसर दीजिए। तो कहलाता है कर्मकांडी। ठीक, वो कर्मकांडी कहलाता है। मर्टन और दुर्खीम का जो विचलन की अवधारणा है हम आपको जो है कि एक सेपरेट वीडियो बना के उनके विचलन की अवधारणा को समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, मर्टन द्वारा प्रतिपादित विचलन की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? विचलन की व्याख्या में कौन सम्मिलित नहीं है? मर्टन किसकी बात नहीं करते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब आप खुद को दीजिए। तो देखिए,
अलगाव की बात नहीं करते हैं। अलगाव की बात कौन करता है? अलगाव की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, मॉर्टन नहीं करते हैं। ठीक, मॉर्टन जो है अन्वेषण की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, कर्मकांड की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विचलित व्यवहार अधिक पाया जाता है। विचलित व्यवहार सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कैसे समाज में पाया जाता है? तो ऐसे समाज में जो समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहे हों, औद्योगिक समाज या आधुनिक समाज हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा आपराधिक व्यवहार मुख्यतः एक सीखा हुआ उप सांस्कृतिक व्यवहार है? आपराधिक व्यवहार को सीखा हुआ उप सांस्कृतिक व्यवहार कौन मानता है? तो कौन है? सदरलैंड। सदरलैंड जो है वो आपराधिक व्यवहार को सीखा हुआ व्यवहार मानते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन आपराधिक व्यवहार को जन्मजात मानता है? कौन ये मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? इसका जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन इसका जो आंसर जो इसका सही होगा वो होता है पूर्वाग्रह और व पक्षपात। देखिए कुछ लोग अभिज्ञान व पहचान और पूर्वाग्रह पक्षपात में जो है कंफ्यूज होंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें डाउट दूर कर लेते हैं। अगर जाति होता, जाति तो जाति तो एक पहचान है, ठीक, एक स्थिति है और एक पहचान, ठीक, तो क्या होता है अभिज्ञान व पहचान, ठीक। लेकिन जातिवाद है, जातिवाद क्या होता है कि कोई हम ऐसी धारणा बना के किसी जाति पर्टिकुलर जाति को उच्च या निम्न की धारणा बना के उसके जो है पूर्वाग्रह और उससे व्यवहार वैसा ही करें, उसे ही जो है जातिवाद कहते हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, किसने कहा है अपराध सामाजिक जीवन का अपरिहार्य एवं समान पक्ष है? अपराध हर समाज में पाया जाता है, ये किसने कहा है? तो ये कहते हैं दुर्खेम। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, ठीक। दुर्खेम जो है अपराध को हर समाज में और सामान्य रूप से जो है मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है? किसने सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है, ये किसने कहा है? सामाजिक विचलन की अवधारणा किसने दी है? सामाजिक विचलन की अवधारणा देते मॉर्टन, तो मॉर्टन ने क्या है, ठीक। और अगर हम देखें मेलिनोव्स्की को, तो मेलिनोव्स्की जो है ट्रोविएंडा द्वीप समूह का अध्ययन किए और सहभागी अध्ययन इन्होंने किया है ट्रोविएंडा द्वीप समूह का, ठीक। पार्सन जो है एजिल की अवधारणा देते हैं, ये प्रकारवादी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? पावर इलीट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो पावर इलीट की अवधारणा जो है किसने? मिल्स ने, ठीक। पैरेटो, अगर हम पैरेटो को देखते हैं तो पैरेटो किस चीज कौन सी अवधारणा देते हैं? तो वो क्रिया की अवधारणा देते हैं, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। कार्ल मार्क्स जो है भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं, ठीक। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं कार्ल मार्क्स। और जो है अगस्ट कॉम्ट जो है प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, ये कहते हैं समाज को अगर देखना हो तो जो है प्रत्यक्षवाद से देखिए, विज्ञान के रूप में देखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दबाव समूह को समानता कहा जाता है? तो दबाव समूह क्या होता है? कोई समूह दबाव समूह कब बनता है? जब विशिष्ट स्वार्थ समूह हो जाता है, जब विशिष्ट स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए किसी पे दबाव डाला जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसी को दबाव समूह कहते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता नहीं की है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कौन मदद नहीं किया है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने नहीं दिया है?
निजी संपत्ति, ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संबंधित है। कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही बात करते हैं। इन्होंने जो है कि 2 वर्गों की बात कहा है। ठीक, कौन कौन से वर्ग होते हैं समाज में? तो एक सर्वहारा वर्ग होता है और एक कुलीन वर्ग होता है। डेरेनडार्क जो है ये सत्ता और शक्ति के आधार पे बात करते हैं। ठीक, और इसका जो राइट होगा आंसर वो सी राइट मेल होगा। सी राइट मेल जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करते हैं। और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रयास करने आइए, और जो भी गलतियां हो आप इसमें जितने क्वेश्चन आपके खुद से सही हुए हों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उससे आपको ही मोटिवेशन मिलेगा और आप खुद के लिए एक प्रेरणा का सोर्स बनेंगे। ठीक, थैंक यू।